अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाना ने मेरी शादी एक 50 साल आदमी से करवा दी। उनके 2 बच्चे थे जो कि मुझसे भी बड़े थे। मेरा 50 साल शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे अपने शौहर के बेटे से प्यार हो गया जो कि मुझसे बहुत नफरत करता था, क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ जो थी। मैं इसके हर काम बहुत दिल से किया करती थी। एक दिन घर में कोई नहीं था और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक से मेरे शौहर का बेटा आ गया। मैं इसको देखकर बहुत खुश हो गई। उसने कमरे में आते ही मेरे साथ जो किया, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसने मेरे साथ मेरी शादी एक 50 साल आदमी से हो गई, जबकि मैं खुद 17 साल की थी। मेरे बचपन में ही माँ बाप का इंतकाल हो गया था और मेरे नाना नानी मुझे अपने घर ले आए थे। मामू मामी की आंखों में हर वक्त खुटकती रहती थी, लेकिन एक 6 साल की बच्ची को नाना नानी कैसे अकेला छोड़ सकते थे। इसलिए मामू मामी के लाख मना करने के बावजूद भी मुझे अपने साथ रख रहे थे। फिर मैं जब 17 साल की हुई तो मेरी नानी का भी इंतकाल हो गया और नाना को एहसास हुआ कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझ में अब ताकत नहीं कि जवान बच्ची की परवरिश कर सकूँ। इन्होंने मुझे मामू मामी के रहमो करम पर छोड़ने के बजाय मेरे लिए रिश्तों की तलाश करना शुरू कर दी थी। लेकिन एक यतीम और बेसहारा लड़की से भला कौन शादी करने को तैयार होता, जो कि जहेज में कुछ ना लाने वाली थी। इसलिए रिश्तों वालियों ने मेरे लिए ज़्यादा उम्र के आदमियों के रिश्ते दिखाने शुरू कर दिए। शुरू में तो नाना ने यह कहकर मना कर दिया कि मुस्कान तो अभी सिर्फ 17 साल की है, तो इसके लिए कोई जवान लड़के का रिश्ता ढूंढो। फिर धीरे धीरे नाना को एहसास हुआ कि इनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और मामू मामी के रवैये में भी कोई लचक पैदा नहीं हो रही। तो नाना ने एक मुश्किल फैसला किया और मेरी शादी एक 50 साल आदमी से करवा दी। रिश्ते वाली ने बताया कि इस आदमी की बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही और इसके 2 जवान बेटे हैं। घर, पैसा और जायदाद में कोई कमी नहीं। रिश्ते वाली नाना से कह रही थी कि अपनी मुस्कान तो खूब ऐश करेगी। नाना ने एक मुलाकात के बाद हमजा से मेरा रिश्ता तय कर दिया। हमजा एक सरकारी मुलाजिम थे। मैंने हमजा को अब तक देखा तो नहीं था, बस मुझे इतना पता था कि हमजा की उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा है। हमजा ने शादी के लिए किसी किस्म की डिमांड नहीं की थी और वैसे भी मेरे नाना के पास मुझे देने के लिए कुछ ना था। इसलिए मैं 4 दिन के अंदर खाली हाथों रुखसत होकर हमजा की दुल्हन बन गई। शादी की रात जब मैंने हमजा को देखा तो जैसे मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। हमजा के सर पर तो बाल भी ना होने के बराबर थे, जबकि मैं एक 17 साल की हसीन तरीन लड़की थी। एक ऐसी लड़की जो अपनी हिम्मत हार चुकी थी और हमजा जैसे अधेड़ उम्र शख्स की बीवी बन गई थी। मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के अलावा और कुछ न कर सकती थी। हमजा ने तो मुझे देखते ही मोहब्बत का इजहार कर दिया था, जैसे मैं इनकी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत हूँ। शादी की पहली रात ही हमजा ने घर में रहने के कुछ तौर तरीके बता दिए थे। हमजा ने बताया था कि इनके 2 बेटे इस शादी से बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे, इसलिए मैं उनसे ज़रा फासला रखूं। मुझे मेरे घर जाने की भी आज़ादी ना थी और हमजा ने यह बता दिया था कि जब वो जाएंगे तो मुझे भी नाना से मिलाने ले जाएंगे। मैं ना ही घर से बाहर निकल सकती थी, ना ही मैं अपनी मर्ज़ी से किसी से बात कर सकती थी। मैं हमजा के सारे उसूल और पाबंदियों को सुनकर घबरा गई थी कि अभी तक तो मैंने अपनी ज़िंदगी ठीक से जी भी नहीं थी और हमजा ने मुझे अपनी जंजीरों में जकड़ लिया था। मैंने शादी से पहले हमेशा यही सोचा था कि मामू मामी से मेरी जान छूट जाएगी और जिस लड़के से मेरी शादी होगी वो मुझे एक पुरसुकून ज़िंदगी देगा। दूसरी लड़कियों की तरह मैं भी अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकूंगी और वो सब कुछ करूंगी जो बचपन से मैं सोचती रही। मगर मेरे ख्वाब खाक में मिल गए। शादी की अगली सुबह जब हमजा के बेटे डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आए तो मुझे देखकर चौंक उठे और हमजा ने मेरा तारुफ कराया कि मैं उनकी नई माँ हूँ। तो उनके चेहरों के रंग उड़ से गए थे और वो अपने बाप को नफरत की निगाहों से देख रहे थे। हमजा के दोनों बेटे बहुत खूबसूरत थे, लेकिन इनका बड़ा बेटा इरफान तो पहली ही नज़र में मेरे दिल में उतर गया था और वो उम्र में मुझसे 3 से 4 साल बड़ा था, लेकिन उसका लंबा चौड़ा कद देखकर मैं हैरान हो गई थी।
जबकि हमजा तो एक मामूली शक्ल व सूरत के मालिक थे। इरफान गुस्से में अपने वालिद से कहने लगा, क्या आप कैसे किसी दूसरी औरत को हमारी माँ की जगह लाकर बिठा सकते हो। इसी बात को लेकर काफ़ी देर तक बाप बेटों के दरमियान तकरार चलती रही। इरफान बड़ा होने की वजह से बाप से उलझ रहा था, जबकि सलमान, जो कि इरफान से 6 साल छोटा था, खामोश खड़ा था। कुछ ही देर में हमजा के दोनों बेटे बगैर नाश्ते किए ही घर से बाहर चले गए। मैंने दूर तक इरफान को जाते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाते जाते मेरा दिल भी अपने साथ ले गया हो। हमजा कह रहे थे, इरफान के बारे में सोचकर खुद को ज़्यादा परेशान ना करो, वो कुछ ही दिनों में खुद से ठीक हो जाएगा। लेकिन हमजा के ऑफिस जाने के बाद भी मैं सारा वक्त इरफान को सोचती रही। मुझे इससे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी, जबकि हमजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, जिसकी एक वजह उनकी उम्र और बेडोल वजूद था। बेचैनी से चक्कर काटते हुए अभी आधा ही दिन गुजरा था कि इरफान और सलमान कॉलेज से घर वापस आ गए थे। सलमान तो आते ही अपने कमरे में चला गया था और इरफान खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शायद वो भूल गया था कि मैं भी अभी इस घर में मौजूद हूँ। मैंने जैसे ही इरफान को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा तो भागकर मासी के हाथों से खाना ले लिया और उसे अपने कमरे में सफाई के लिए भेज दिया। जैसे ही मैंने इरफान के आगे खाना रखा तो वो मेरा चेहरा देखकर चौंक उठा और वो उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात दिखाई देने लगे और वो गुस्से में मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो, तुम मेरे बाप की बीवी हो लेकिन मेरी माँ हरगिज़ नहीं हो। मैंने उसे कहा कि मुझ पर गुस्सा होने के बजाय खाना खा लो। शायद वो बहुत ज़्यादा ही भूखा था, इसलिए इसने मेरे सामने खाना खा लिया। मैं इरफान के छोटे छोटे काम खुद करने लगी थी। जब हमजा घर पर होते तो मैं उनके साथ कमरे में ही रहती थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में साया बनकर इरफान के इर्द गिर्द मंडलाने लगती थी। हमजा ने बातों बातों में कई बार मुझे कहा था कि मैं इनके बेटों से दूर रहूं, लेकिन ना जाने क्यों मैं खुद ब खुद इरफान के पास खींची चली जाती थी और मेरे दिल में इसके लिए दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती ही चली जाती थी। इरफान ने मेरी कभी पजीराई ना की थी, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मैं बचपन ही से मोहब्बत के लिए तरसी थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद जैसा सलूक मामू मामी ने मेरे साथ किया था, उसकी वजह से मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। मैं हर वक्त किसी को खुश देखती थी तो मेरे दिल में ख्याल आता था कि काश मैं भी सबकी तरह खुश रह सकूं। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी शादी एक 50 साल आदमी से करवा कर मेरे सारे अरमानों को खाक में मिला दिया जाएगा। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि हमजा को मेरी खुशी, मेरे जज्बात से कोई लेना देना नहीं। वो सुबह गए को रात देर से घर आते थे। वो फ़कत अपनी जज्बात की तस्कीन के लिए मुझे इस्तेमाल करते और उसके बाद भूल जाते। कुछ दिनों के बाद सलमान पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया, जबकि इरफान यहीं रह गया। लेकिन वो मेरे सामने आने से भी गुरेज करता था, क्योंकि मुझे देखकर उसे गुस्सा आने लगता था और मैं इतना ही जानबूझकर उसके पास जाया करती थी। घर में बहुत सारे मुलाजमीन थे, लेकिन उसके बावजूद इरफान के काम में खुद किया करती थी। एक रोज़ घर में कोई मौजूद ना था। हमजा भी किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे और घर में जो 2 नौकरानियाँ मौजूद रहती थी, इत्तेफाक से वो दोनों भी आज छुट्टी पर थीं। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए मैं अपने कमरे में खामोशी से लेट गई। फिर अचानक से ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि इरफान खुद मेरे कमरे में चला आ रहा है। मैं उसे आता देखकर उठकर बैठ गई और मेरी खुशी की इंतहा न रही। इसको देखकर ही तो मैं ज़िंदगी जी रही थी, वरना मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी ना था। हमजा मुझ पर जितनी भी मोहब्बत क्यों न लुटाता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी ना थी, क्योंकि इंसान को मोहब्बत अपने पसंदीदा शख्स से ही चाहिए होती है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था और मुझे लग रहा था कि शायद मेरा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इरफान छोटे छोटे कदम उठाकर मेरे पास आया और आते ही उसने जो मेरे साथ किया, मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इरफान मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकता है। वो मुझसे नफ़रत की इंतहा पर था और इसी नफ़रत में इरफान ने एक ऐसा कदम उठाया जो मेरे फहमो गुमान में भी ना था।
इसने खुद ही अचानक से अपनी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए और मेरे दोनों हाथों को पकड़कर अपनी गर्दन पर निशान डालने लगा। साथ साथ वो कहे जा रहा था कि मुझे छोड़ दें, ये सब ना करें, आपको जेब नहीं देता, आप मेरी माँ की जगह है, मैं आपसे लाख लाख नफरत करूं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं मैं अपने बाप को धोखा दूं। मैं ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसने अपनी हालत ऐसी कर रखी थी जैसे मैंने उस पर हमला कर दिया हो। परेशानी के आलम में इसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि ये देखकर मेरी जान निकल गई कि कमरे के दरवाजे पर हमजा खड़े मुझे गजबनाक नज़रों से देख रहे थे। मुझे जब तक सारी बात समझ आई पानी सर से गुजर चुका था। हमजा शायद दूसरे शहर नहीं गए थे और घर वापस लौट आए थे। मैं इसी बात से नावाकिफ थी, जबकि इरफान ये बात अच्छी तरह से जानता था और उसने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया और इरफान को शायद ये भी इल्म था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, इसलिए वो कमरे में चला आया। इसको मालूम था कि मैं इसके कमरे में आने पर कोई हंगामा नहीं करूँगी। वो जो चाहता था उसमें पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। हमजा ने कमरे में आते ही मेरे चेहरे पर इतनी ज़ोरदार थप्पड़ मारा था कि मैं बेड पर उल्टे मुंह गिर पड़ी थी, लेकिन हमजा का गुस्सा ज़रा न थमा। इरफान भी इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमजा के सर पर तो जुनून ही सवार था। इरफान बाप से ये कह रहा था कि जाने दीजिए, छोटी माँ से गलती हो गई, मैं तो बस यही पूछने आया था कि आप अभी तक क्यों नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ आकर मैंने गलती कर दी। हमजा भी गुस्से में कह रहे थे कि हाँ, ये बदजात औरत जानती थी कि मैं दूसरे शहर जाऊँगा और इसने इसी बात का फ़ायदा उठाया है। मैंने इसको यतीम समझकर जगा दी। हमजा का गुस्सा कम होते ही इरफान इन्हें अपने साथ कमरे से बाहर ले गया और मुझे कोई बात ना करने दी। हमजा जाते जाते ये बात कह गए कि मैं फ़ौरन अपना सामान बांधूं और इस घर से दफ़ा हो जाऊं, और जाते जाते वो मुझे तलाक भी दे गए थे। इरफान ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। बज़ाहिर इतना खूबसूरत नज़र आने वाला इरफान अंदर से इतना बदसूरत मैंने सोचा ना था। मैं ये सब मर के भी नहीं सोच सकती थी कि इरफान नफ़रत की आग में मुझे जला देगा। अब मेरे पास तो सर तक छुपाने की जगह नहीं थी। मैं हमजा को किसी भी तरह सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन इरफान किसी दीवार की तरह हमारे बीच हायल था। मैं रोती हुई सामान लेकर मामू के घर चली आई। रात के अंधेरे में जब नाना ने मुझे सामान के साथ देखा तो उनकी जान ही निकल गई थी, और जब मैंने नाना को सारा वाक़या बयान किया तो वो इस बात को बर्दाश्त ना कर सके और सदमे से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। बहुत मुश्किलों से तो नाना ने मेरे लिए इज्जत से ज़िंदगी गुजारने का बंदोबस्त किया था, लेकिन वहाँ से मुझे जलील करके निकाला गया। और जब ये बात मामी तक पहुँची तो उन्होंने एक कहराम मचा दिया और मेरे किरदार की खूब धज्जियाँ उड़ाई, और अगले दिन तक ये बात पूरे महल्ले में मशहूर हो गई कि मैं अपने काले करतूतों की वजह से घर आई हूँ। नाना 2 दिन सरकारी अस्पताल में पड़े रहे। मैं इद्दत में होने के बावजूद नाना के साथ हॉस्पिटल में थी, लेकिन मामू मामी ने पलट कर हमारी तरफ न देखा। वो तो नानी को भी कसूरवार मानने लगी। उनका कहना था कि अगर नाना ने इसकी जिम्मेदारी ना ली होती तो आज हमें बदनामी का सामना ना करना पड़ता। नाना की हालत गुजरते हुए वक्त के साथ बिगड़ रही थी, और 2 दिनों के बाद डॉक्टर ने ये कहकर माजरत कर ली कि वो नाना को नहीं बचा सके। मेरी पूरी दुनिया मेरे नाना थे, जो कि अब मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं नहीं जानती थी कि किस्मत मेरे साथ और क्या खेल खेलेगी। इरफान ने फ़कत मेरा घर ही नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे नाना को मुझसे छीन लिया था। नाना को सुपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन मामी ने इसका इल्ज़ाम भी मेरे सर डाला। मामी ने मुझे बिल्कुल नौकरों की तरह रख दिया था। मैं सारा दिन घर के काम काज करती और उसके बाद खाने को एक वक्त की रोटी नसीब होती। मामी तो शुरू ही से मेरे खिलाफ थी, लेकिन नाना की वजह से मजबूर होकर अपने रवैये को बेहतर रख लिया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और मेरी इद्दत का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे अपनी ज़िंदगी से अब कोई लगाव नहीं रहा था। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ करने का नहीं सोचा था। मामू और मामी का बेटा अमेरिका में रहता था और वो उनके पास जाना चाहते थे।
اور جانے سے پہلے وہ میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ میری حالت کی پرواہ بھی نہ کی اور مامی نے میرے لیے لڑکا تلاش کر دیا اور مجھ سے کہا کہ کل تمہاری شادی ہے۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے میں ایک بار پھر دلہن بن گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات میں نے دیکھا کہ میرا دولہا کوئی اور نہیں بلکہ عرفان تھا، وہی عرفان جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی اور بتایا کہ جب مجھے پتا چلا کہ میری اس حالت کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی تھی تو مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس ہوا۔ میں نے اپنے باپ کو سارا سچ بتایا کہ اس میں مسکان کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب میں نے کیا تھا۔ میں نفرت کی آگ میں کیا کچھ کر بیٹھا اس کا اندازہ اب مجھے ہو رہا ہے، اور میرے باپ نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اگر تمہیں اپنی غلطی سدھارنی ہے تو اس یتیم بے سہارا لڑکی کو سہارا دو۔ اس لیے میں نے تم سے شادی کا ارادہ کیا اور تمہارے ماموں کے گھر رشتہ بھیجا۔ اب میری تم سے یہی التجا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ مجھے عرفان کی یہ سب باتیں سن کر لگ رہا تھا کہ وہ واقعی شرمندہ ہے اور میں اسے آج بھی پسند کرتی تھی، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا تھا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کچھ روز بعد ماموں مامی میرے گھر آئے اور مامی بہت رو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم امریکہ گئے تو میرے بیٹے نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تم پر بہت ظلم کیے۔ مسکان، پلیز خدا کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مامی کو معاف کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، مگر میں نے سوچا کہ اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر سوچا تھا، اس لیے میری شادی عرفان سے ہو گئی اور ہم دونوں ساتھ خوش تھے۔ اس لیے میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا۔ اب میں ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر میرے مالک، بس اب میں اسی طرح خوش رہوں، آمین۔